I am Dr. Ravishankar Vyas, Sah Acharya, EFM Commerce, BCom Part 3rd, मांगीलाल बागड़ी, गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। आज BCom Part 3rd का टॉपिक है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्तियाँ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हमें क्या प्राप्तियाँ होती है, इसके बारे में समझने की आवश्यकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार विभिन्न देशों के मूल्यों में पाई जाने वाली विभिन्नता है। दोबारा समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार विभिन्न देशों के मूल्यों में पाई जाने वाली भिन्नता है। यानी कि एक देश में किसी वस्तु की कीमत अलग है, उसी वस्तु की दूसरे देश में कीमत या प्राइस अलग होती है। पुराने अर्थशास्त्रियों ने उत्पादक लागत को निरपेक्ष और सापेक्ष में विभाजित किया। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बढ़ गया। कुछ देशों में प्राकृतिक साधन पर्याप्त है और जलवायु अनुकूल है, अथवा श्रम की कुशलता है, अथवा किसी देश के मुकाबले में दूसरे देश में उत्पादन लागत कम होती है, तो उनकी लागतों में निरपेक्ष अंतर माना जाता है। कभी कभी कुछ देशों में अनेक वस्तुओं को कम लागत पर बना सकते हैं, फिर भी दोनों देश या अनेक वस्तुओं को उत्पादित न कर केवल विशिष्टीकरण अपनाते हैं, जिसमें वे तुलनात्मक दृष्टि से अधिक कुशल होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश में जब वस्तुएं बनती है, आयात या निर्यात होती है, तो ये देखा जाता है कि किस देश में वस्तु की लागत कम आती है और किस देश में वस्तु की लागत ज़्यादा आती है। यानी कि किस देश का किस वस्तु के उत्पादन में स्पेशलाइजेशन है। जैसे भारत का हैंडीक्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, अमेरिका आदि में पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन में विशिष्टीकरण है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोफेसर एली हेक्सर तथा ओलिन ने पुरातन अर्थशास्त्रियों के द्विसाधन मॉडल, टू फैक्टर मॉडल के स्थान पर बहुसाधन मल्टी फैक्टर मॉडल अपनाया। इन सब विश्लेषणों से यही निष्कर्ष निकलता है कि सब देशों में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को तब तक प्रोत्साहन मिलता है जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ की प्राप्ति होती है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि एक भारत देश है और ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब है। तो भारत में विशिष्टीकरण है या कुशलता है वो कृषिजन्य पदार्थों की है, श्रम प्रधान वस्तुओं की है, हैंडीक्राफ्ट की है। जबकि ईरान, इराक, कुवैत में पेट्रोलियम पदार्थों की उत्पादन में कुशलता है, वहाँ पानी की कमी है और पेट्रोल का उत्पादन ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में व्यापार करने के लिए दोनों देशों को लाभ होना चाहिए कि हम पेट्रोलियम पदार्थों का आयात करें, फिर हमारी हैंडीक्राफ्ट और कृषि पदार्थों का आयात करें, ताकि दोनों की आवश्यकताएं पूरी हो और दोनों देशों में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का लाभ हो। अब मैं आपको विद्यार्थी स्पष्ट करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्ति का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप विशिष्टीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है और विशिष्टीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन, आय, रोजगार में वृद्धि होती है। वह ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्ति है। दोबारा समझ लीजिए कि श्रम विभाजन विशिष्टीकरण के कारण व्यापार, आय, उत्पादन, रोजगार बढ़ता है। प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश में सर्वाधिक लाभ की प्राप्तियां होती है, जिसमें निर्यातों की मांग सर्वाधिक है और स्वयं दूसरे देशों के निर्यातों की मांग बहुत कम रखता हो। जो दूसरे देशों को उत्पादन की सर्वाधिकता की मांग रखता है, तो उसे कम लागत पर प्राप्तियां होगी। अब यहाँ ये जो भाषा है वो जटिल है, थोड़ा सा और सरल देखें
तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश को सर्वाधिक लाभ की प्राप्तियां हो। सर्वाधिक लाभ की प्राप्तियों का मतलब है कि उसका आयात सस्ता हो, भुगतान कम करना पड़े। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों की गणना का आधार है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्तियों की गणना विभिन्न आधार पर की जाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय लाभ की गणना में 3 दृष्टिकोण अपनाए। पहला, एक राष्ट्र की आय की तुलनात्मक लागत के आधार पर मापा जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधार पर मापा जा सकता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय वितरण सूचीपत्र व प्राप्तियों की प्रकृति के आधार पर मापा जा सकता है। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गणना अनेक आधारों पर की जा सकती है। पहला है तुलनात्मक लागत के आधार पर 2 देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियां हैं, तो इसमें सीमांत लागत प्रति क्विंटल रुपए के रूप में है। देश है भारत, अमेरिका। गेहूं है 100 और 40, कपास है भारत में 200 और 60। तो गेहूं और कपास का उत्पादन लागत है वो 1:2 है, तथा अमेरिका में 1:1.5 है। अमेरिका भारत की अपेक्षा दोनों वस्तुओं का उत्पादन सस्ता कर सकता है, किंतु तुलनात्मक लाभ गेहूं के उत्पादन की अपेक्षा कपास की उत्पत्ति में अधिक है। भारत के लिए दोनों वस्तुओं का उत्पादन महंगा पड़ता है, परंतु हानि की दृष्टि से गेहूं के उत्पादन में हानि अपेक्षाकृत कम है। अतः भारत गेहूं में और अमेरिका कपास में विशिष्टीकरण करेंगे। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों के अंतर्गत, अगर दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न होता तो दोनों देशों में दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते, तो दोनों देशों द्वारा श्रम साधनों की दोनों इकाइयों में निम्न उत्पादन होता। भारत 1 क्विंटल गेहूं प्लस आधा क्विंटल कपास। अमेरिका में उत्पादन 1 क्विंटल गेहूं प्लस 2/3 क्विंटल कपास। कुल उत्पादन भारत में हम देखते हैं और अमेरिका में देखते हैं तो 2 क्विंटल गेहूं प्लस 1.1/6 क्विंटल कपास। अगर दोनों देश एक दूसरे में विशिष्टीकरण प्राप्त करते हैं और उत्पादन की दोनों इकाइयों को एक दूसरे के उत्पादन में लगाया जाए तो दोनों देशों में उत्पादन इस प्रकार होगा। भारत में उत्पादन 2 क्विंटल गेहूं प्लस 0 क्विंटल कपास। अमेरिका में उत्पादन 0 क्विंटल गेहूं प्लस 1.33 क्विंटल कपास। संयुक्त उत्पादन 2 क्विंटल गेहूं प्लस 1.13 क्विंटल कपास। दोनों परिस्थितियों में तुलनात्मक स्पष्टीकरण करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विशिष्टीकरण की दशा में 1/6 क्विंटल कपास की उत्पत्ति अधिक हुई है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है, इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय लाभ का उदय हुआ। दूसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में होने वाली हानियों को मापा जाता है। यदि तकनीकी विकास व अन्य किसी प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत पर किया जाता है तो उसे स्थिति में विदेशों से मांगने से कोई प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा बिंदु है जब कुछ वस्तुओं का घरेलू उत्पादन करना असंभव हो या बहुत महंगा पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्तियां भी अधिक होगी। यह उस अंतर के बराबर होगा जो आयातित वस्तु से प्राप्त होने वाले संतोष तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं से किए जाने वाले त्याग के बीच में पाया जाता है। चौथा पॉइंट है द्रव्य के आधार पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाभ की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। जिन देशों में उत्पादन की मांग तथा अन्य देशों में मांग अधिक होती है उस देश की द्रव्य की आय का स्तर भी ऊंचा होता है, और इसके विपरीत जिस देश में विदेशी वस्तुओं की मांग अधिक होती है उस देश का आय स्तर नीचा होता है। अतः 2 देशों की आय के स्तर अधिक ऊंचे स्तर वाले देशों को अधिक लाभ होता है और नीचे आय स्तर वालों को कम लाभ होता है। व्यापारिक शर्तें जिसकी व्यापारिक शर्तें कठोर होती है उसको लाभ होता है और जिसकी व्यापारिक शर्तें
है वो उधार होती है, उसको हानि होती है। निर्यातों की वार्षिक उत्पादन लागत है, तो जिनकी निर्यातों की वार्षिक उत्पादन लागत कम आती है उनको लाभ ज़्यादा होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से मिलने वाली प्राप्तियां बढ़ती हैं और उस देश को लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना परिवर्तन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना में हम देखते हैं कि कुछ सीमा तक अंतर्राष्ट्रीय लाभ की गणना की जा सकती है। अगर देशों के बीच कच्चा माल तथा प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करता है तो उसको लाभ कम रहता है, पर निर्मित वस्तुएं, मशीनरी, आधारभूत वस्तुओं का निर्यात करता है तो लाभ अधिक प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक, जिसमें पहला है तुलनात्मक अंतर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की मात्रा दोनों देशों में एक जैसी वस्तुओं की उत्पादन लागत की तुलनात्मक स्तर में अंतर होता है। उत्पादन लागत में तुलनात्मक अंतर जितना अधिक होगा उतना ही लाभ की मात्रा अधिक होगी। प्रोफेसर हेरोल्ड के अनुसार देश को विदेशी व्यापार में लाभ तब होता है जब उस देश के व्यावसायिक गतिविधियों के द्वारा वस्तुओं के मूल्यों का जो अनुपात प्रचलित है उसे कहीं अधिक भिन्न मूल्य अनुपात विदेशी में विद्यमान हो, तो उस वस्तुओं को प्रचलित सस्ती प्रतीत होती है, खरीदते हैं, और वस्तुएं महंगी प्रतीत होती है तो बेचते हैं। व्यापारिक शर्तें हैं। टॉजिक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन देशों को सर्वाधिक लाभ होता है जिनके माल की विदेशों में मांग बहुत है और जो स्वयं अन्य देशों को माल की कम से कम मांग करते हैं। फिर है विक्रय संगठन की प्रभावी क्षमता। प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय संगठन की प्रभावी क्षमता देश में विज्ञापन कला, माल भेजने, माल की नियमितता, विक्रय संगठन, सुव्यवस्थितता आदि के कारण से निर्यात करना संभव होता है। अगर विज्ञापन व्यवस्था कमज़ोर, विक्रय व्यवस्था असंगठित, माल भेजने की अनियमितता है तो माल की बिक्री कम होने से लाभ कम होता है। अब अपने देखते हैं वस्तुओं की प्रकृति। तो वस्तुओं की प्रकृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्व है। इसके अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक लाभ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जैसे भारत की चाय और जूट के माल की मांग अधिक महत्वपूर्ण है, या विदेशों में विकासशील देशों से प्राप्त मशीनरी अधिक महत्वपूर्ण है, अतः ऐसे निर्यातक राष्ट्रों को लाभ अधिक होता है। व्यापार की मात्रा है छठा पॉइंट। अन्य बातों के समान रहने पर जो राष्ट्र अधिक मात्रा में निर्यात करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियां अधिक होती है। इसी कारण अमेरिका, जापान, इंग्लैंड व जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियां अधिक प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लाभ के वितरण है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वितरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न सभी देशों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है, पर प्रश्न यह महत्वपूर्ण है कि लाभ की प्राप्तियों का वितरण विभिन्न देशों में कैसे होता है। रिकार्डो ने इस संबंध में मौन रखा, परंतु मिल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों को व्यापार करने वाले देशों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता के कारण समान रूप से वितरित किए जाने का विचार रखा। इस विचारधारा को अधिक मान्यता नहीं मिल सकी। बाद में पेनिगर्टन ने स्पष्ट किया कि उत्पादन की तुलनात्मक लागतों में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की न्यूनतम व अधिकतम सीमाओं का निर्धारण करता है। दो देशों में सीमाओं के बीच मांग की शक्तियाँ प्रभावित करती है। मार्शल ने लाभ के वितरण का सिद्धांत सरल शब्दों में स्पष्ट किया। एक देश के निर्यात किए जाने वाले माल की सामान्य इकाई के रूप में व्यक्त किया और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के निर्धारण को संख्यात्मक उदाहरणों से स्पष्ट किया, पर वे उनकी गलत मान्यताएं थीं। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व के सभी देशों में व्याप्त है और देशों के बीच अनेक वस्तुओं का आदान प्रदान, क्रय विक्रय की क्रियाएं संपन्न होती है। अतः विभिन्न विद्वानों के विचारों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों का वितरण अनेक तथ्यों पर प्रभावित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों के संदर्भ में हम देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन बातों के आधार पर हम
कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो लागतों के अंदर परिवर्तन होता है, फिर देश का आकार है उसका प्रभाव पड़ता है, व्यापार की शर्तों का प्रभाव पड़ता है, आय के स्तर का प्रभाव पड़ता है। इन सभी बातों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों का अध्ययन कर सकते हैं। अब आपको 7 दिन के अंदर है इन प्रश्नों का उत्तर है, वो जो 5 प्रश्न हैं उनका 100 शब्दों में उत्तर देना है। अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियों का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों की गणना के प्रमुख आधार क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियों को प्रभावित करने वाले घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ का वितरण कैसे होता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों के वितरण को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रकाश डालिए। बड़े प्रश्न के रूप में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ अथवा प्राप्तियों से आपका अभिप्राय और संलग्न देशों की प्राप्तियों को किस अनुपात में बांटते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों की गणना कैसे की जाती है और उनके वितरण को कैसे और किन तत्वों से प्रभावित होता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप मुझे फ़ोन से व्हाट्सएप से दे सकते हैं, और कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे इस फ़ोन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर में प्राप्तियों का मतलब आप समझ गए होंगे कि हम विशिष्टीकरण और व्यापार में उत्पादन, आय, रोजगार को बढ़ाते हैं, और लाभ का मतलब है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी कम होगी और उसके आधार पर वो उत्पादन करके निर्यात करें, और जिसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है उसको आयात करना चाहिए। फिर इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ की गणना करते हैं तो उसमें लागत को देखते हैं, व्यापारिक शर्तों को देखते हैं, और आय का स्तर देखते हैं, वस्तुओं की प्रकृति देखते हैं, और विक्रय का संगठन देखते हैं। लाभ का वितरण है उसके बारे में संक्षेप में बात इतनी सी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों का वितरण अनेक तथ्यों से प्रभावित होता है, और इसका वितरण इस प्रकार से हो कि धनी से गरीब राष्ट्रों को लाभ हो। अंतर्राष्ट्रीय लाभ के वितरण के कारक में हम देखते हैं कि लागतों का अनुपात है वो विशेष महत्व रखता है, व्यापार की शर्तें महत्व रखती है, देश का आकार है वो महत्व रखता है, देश का आय स्तर महत्व रखता है। इसमें सब कुछ अध्ययन करने के बाद एक बात सामने आती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों में वे ही देश सक्षम और संभव हो पाएंगे जो विकसित देश हैं। कमज़ोर देश हैं उनके लिए सभी प्रकार की शर्तें, परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती है, तुलनात्मक लागत ज़्यादा आती है, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण कम होता है। आज उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के युग में कोई भी देश है वो कितना भी जोर लगा ले, विकसित देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा सकता है, उसकी प्राप्तियां कम रहेगी। विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्तियां ज़्यादा रहेगी। आज हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्तियां ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमने चीन की कई ऐप है उनको ब्लॉक किया है, LAC और LOC की समस्या है, कोविड-19 की समस्या है, फिर भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में चीन से हमारा व्यापार बढ़ा है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आत्मनिर्भरता शब्द का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी देश से आयात या निर्यात नहीं करें, बल्कि अपनी व्यापारिक परिस्थितियां हैं उसको अनुकूल करें। उसको अनुकूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देश में उत्पादन में विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, विज्ञापन प्रचार करना पड़ेगा, व्यापार की मात्रा है उसको बढ़ानी पड़ेगी। देश के प्राय सभी लोगों को अधिक समय, श्रम और कुशलता से कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की नीति है, जो योग्य है वही जीवित रहेगा। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरी बात को सुना है, समझा है, और इन प्रश्नों का उत्तर आप 7 दिन में देंगे तो आपका है वो विशेष सामग्री से संबंधित ज्ञान है अपडेट हो सकेगा। मैं अभी आगे भी आपको इस संबंध में आवश्यक